स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। हाँ। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें काम करने, कुछ नया सीखने, अरे भाई सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है? मतलब ये प्रेरणा या मोटिवेशन का असली राज क्या है? बहुत जरूरी सवाल है। और इसके लिए हम डैनियल एच पिंक के जो बहुत मशहूर किताब है ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस, उसके विचारों को थोड़ा खंगालेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारी इस पड़ताल का जो आधार है वो पेज 2 इंस्पायर चैनल ने इस किताब का एक बहुत अच्छा सारांश तैयार किया है। अच्छा। तो वो हमें पिंक के जो मुख्य तर्क हैं उनको समझने में काफी मदद करेगा। और ये तर्क शायद हमारी जो बनी बनाई सोच है ना प्रेरणा को लेकर, हाँ, उसको शायद थोड़ी चुनौती दे सकते हैं। हाँ, यही तो मजेदार बात है। हमारा मकसद यही समझना है कि लोगों को असल में क्या चीज आगे बढ़ाती है, खासकर वो पुराने तरीके, इनाम और सजा वाले, उनसे हटकर। सही। और यहीं पर वो आश्चर्यजनक सत्य आता है जिसका जिक्र किताब करती है कि वो जो गाजर और छड़ी वाला तरीका है ना, हाँ, कैरेट एंड स्टिक, हाँ, वो शायद उतना कारगर है ही नहीं जितना हम सोचते आए हैं, खासकर आज के जमाने के कामों के लिए। ये बात थोड़ी चौंकाती है क्योंकि ज्यादातर जगह कंपनियां, यहाँ तक कि हम अपनी जिंदगी में भी जी। यही मानते हैं कि भाई ज्यादा पैसा दो या बड़ा इनाम दो तो मतलब ज्यादा मेहनत होगी, बेहतर नतीजा आएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, पिंक इसी मॉडल को प्रेरणा 2.0 कहते हैं और उनका तर्क यही है कि ये कई मामलों में, खासकर जहां रचनात्मकता चाहिए या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाँ, जटिल सोच, बिल्कुल, या खुद से पहल करनी है, वहां ये उल्टा असर भी डाल सकता है। अरे जी, तो ये जानना वाकई जरूरी है क्योंकि दुनिया तो बदल रही है पर शायद हमारे प्रेरणा देने के तरीके उतने नहीं बदले हैं। सही कहा। तो फिर इसे ठीक से समझने के लिए चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पिंक ने प्रेरणा के विकास को 3 चरणों में देखा है ना? जी हाँ। पहला वाला प्रेरणा 1.0, ये तो एकदम मतलब बेसिक था। हाँ, प्रेरणा 1.0 तो हमारी जो जैविक जरूरतें हैं, खाना, पानी, सुरक्षा, अच्छा, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, बस इन पर आधारित था। सीधी सी बात है, जिंदा रहने की प्रेरणा थी। ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए यही सबसे बड़ी ताकत थी। सोचना नहीं था ज्यादा, बस जरूरतें पूरी करनी थी। हाँ, ठीक है, ये तो समझ आता है। फिर आया प्रेरणा 2.0, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। ये कब और कैसे आया? प्रेरणा 2.0 का जोर बढ़ा औद्योगिक क्रांति के समय, जब काम कारखानों में होने लगा। ज्यादातर काम कैसा था? नियम वाला, एक जैसा। हाँ, दोहराव वाला। बिल्कुल। तब ये सोचाई कि लोग बाहरी चीजों से प्रेरित होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा काम करो तो इनाम मिलेगा, जैसे बोनस, तरक्की। वो गाजर हो गई। हाँ। और अगर नियम तोड़े, गलती की या कम काम किया तो सजा मिलेगी, डांट, जुर्माना, नौकरी से निकालना। वो छड़ी हो गई। और ये मॉडल सफल भी रहा काफी समय तक, है ना? खासकर उन कामों में जहां बस एक तय तरीके से काम करना था, जैसे असेंबली लाइन वगैरह। हाँ, बिल्कुल। वहां तो सीधा हिसाब था, ज्यादा पीस बनाओ, ज्यादा पैसे लो। जी हाँ, कई दशकों तक ये बहुत प्रभावी रहा और सच कहूं तो आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन पिंक का मुख्य तर्क यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि 21वीं सदी में जहां काम ज्यादातर ज्ञान पर, क्रिएटिविटी पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित है, वहां ये प्रेरणा 2.0 सिर्फ नाकाफी ही नहीं है, बल्कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। अरे बाप रे, कैसे? ये आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर सकता है। लोग शॉर्टकट लेने लगते हैं और काम से जो एक अंदरूनी लगाव होता है ना, हाँ। वो कम हो जाता है। यहीं पर वो कहते हैं प्रेरणा 3.0 की जरूरत है। अच्छा, तो ये प्रेरणा 3.0 ही वो आधुनिक नुस्खा है जिसे हमें समझना है। ये किस चीज पर आधारित है फिर? प्रेरणा 3.0 बाहरी गाजर और छड़ी पर नहीं, बल्कि हमारी जो अंदरूनी इच्छाएं हैं उन पर आधारित है। अंदरूनी इच्छाएं? हाँ, पिंक कहते हैं कि आज की दुनिया में जो असली टिकने वाली प्रेरणा है वो 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी। ठीक है। दूसरा, निपुणता यानी मास्टरी। निपुणता। और तीसरा, उद्देश्य यानी पर्पस। ये वो चीजें हैं जो हमें अंदर से जगाती हैं, बाहर से थोपी नहीं जाती। और आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है, बाहरी बनाम आंतरिक प्रेरणा। क्या हम इन दोनों में जो फर्क है उसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं? क्योंकि लगता है हम अक्सर मिला देते हैं इनको। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
बाहरी प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो किसी बाहरी इनाम या सजा से जुड़ी हो। जैसे मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सैलरी बढ़वानी है, या बोनस चाहिए, या फिर मुझे बॉस की डांट से बचना है। ठीक है, यहाँ प्रेरणा का स्रोत काम के बाहर है, उसका नतीजा है। समझ गए, यानी फोकस नतीजे पर है, इनाम मिलेगा या सजा से बचेंगे। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये अंदर से आती है। आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम करने में ही मजा आता है। अच्छा। उससे संतुष्टि मिलती है। जैसे कुछ नया सीखना हुआ, हाँ। किसी हुनर में माहिर होना, कोई चुनौती पार करना, या किसी ऐसी चीज में योगदान देना जो आपके लिए जरूरी है, मायने रखती है। ठीक है। यहाँ प्रेरणा का स्रोत वो काम खुद है या उससे जुड़ा जो अनुभव है वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है, उसे कोड लिखने में मजा आता है क्योंकि उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जी, तो वो आंतरिक प्रेरणा हुई। जी हाँ। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए कोड लिख रहा है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए, हाँ, तो वो बाहरी हो गई। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम। और डैनियल पिंक का यही मुख्य तर्क है कि लंबे समय तक चलने वाला जो प्रदर्शन है, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, हाँ। और जो गहरी संतुष्टि है और खासकर क्रिएटिविटी, उसके लिए आंतरिक प्रेरणा कहीं ज्यादा शक्तिशाली और जरूरी है। बाहरी प्रेरणा जैसे पैसा, देखिए, एक स्तर तक जरूरी है। जाहिर है, लोग भूखे पेटे अगर उन्हें लगता है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो प्रेरित नहीं हो सकते। सही बात है। लेकिन एक बुनियादी स्तर जब पूरा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ ज्यादा पैसा देने से प्रदर्शन बेहतर नहीं होता, खासकर उन कामों में जिनमें सोच विचार या नयापन चाहिए। अच्छा। बल्कि कई रिसर्च तो ये बताती हैं कि ऐसे कामों में अगर आप बड़े बाहरी इनाम रख दें तो प्रदर्शन खराब भी हो सकता है। अरे, ये कैसे? क्योंकि लोगों का ध्यान फिर काम की क्वालिटी से हटकर सिर्फ उस इनाम पर टिक जाता है। यही प्रेरणा 2.0 की जो सीमाएं हैं वो साफ दिखती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आम सोच तो यही है, ज्यादा पैसा बेहतर काम। चलिए, अब प्रेरणा 3.0 के पहले स्तंभ पर आते हैं, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। इसका ठीक मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है इतना? स्वायत्तता का देखिए सीधा सा मतलब है अपने काम और जीवन पर एक नियंत्रण महसूस करना, एक कंट्रोल। ये वो भावना है कि भाई आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं। आप सिर्फ एक मशीन के पुर्जे नहीं हैं, बल्कि एक आजाद इंसान हैं जो अपने काम को दिशा दे सकता है। जब लोगों को ये एहसास होता है तो उनका जो जुड़ाव है काम से और जो प्रेरणा का स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है। स्रोत में स्वायत्तता के 4 खास पहलू बताए गए हैं। पहला है कार्य, यानी आप क्या काम करते हैं, इस पर कितना कंट्रोल है। जी। दूसरा, समय, कब करते हैं, क्या उसमें कोई लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा, तकनीक, कैसे करते हैं, क्या अपना तरीका चुनने की आज़ादी है। और चौथा, टीम, किसके साथ करते हैं, क्या इस पर कोई असर है आपका। बिल्कुल सही। पिंक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर किसी को इन चारों पर पूरी आज़ादी मिले, और शायद ये हर नौकरी में मुमकिन भी न हो। हाँ, ये भी है। लेकिन इनमें से किसी भी एक या दो पहलू में थोड़ी सी भी स्वायत्तता अगर दे दी जाए तो उसका प्रेरणा पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। लोगों को लगता है कि वो जिम्मेदार हैं, मालिक हैं अपने काम के। लेकिन कई मैनेजर्स को ये डर लगता है कि भाई ज्यादा आज़ादी दे दी तो लोग काम ही नहीं करेंगे या सब गड़बड़ कर देंगे। स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, ये एक आम चिंता है, और ये चिंता आती है प्रेरणा 2.0 वाली सोच से कि लोगों को कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा। लेकिन पिंक के अनुसार, और कई स्टडीज भी यही दिखाती हैं, कि जब लोगों को स्वायत्तता दी जाती है, जाहिर है सही सीमाएं और लक्ष्य तय करके, हाँ, तो वे ज्यादातर ज्यादा जिम्मेदार साबित होते हैं, ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव। उन्हें लगता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, और ये भरोसा उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इससे न सिर्फ इनोवेशन बढ़ता है, क्योंकि लोग नए तरीके आजमाने से डरते नहीं, सही, बल्कि काम की क्वालिटी भी सुधरती है। सोचिए ना, जब आपको किसी काम को अपना समझने का मौका मिलता है तो आप उसमें ज्यादा दिल लगाते हैं। हाँ, ये बात तो है, समझ आती है। तो ठीक है, अपने काम पर नियंत्रण होना यानी स्वायत्तता, ये जरूरी है। लेकिन पिंक कहते हैं कि बस इतना काफी नहीं है, एक और अंदरूनी इच्छा है जो हमें आगे बढ़ाती है ना? जी हाँ, और वो है निपुणता, मास्टरी। मास्टरी। ये हम सब की एक गहरी, एक मानवीय इच्छा है कि हम उन चीजों में बेहतर बने जो हमारे लिए मायने रखती हैं। अच्छा। हम सिर्फ ठीक ठाक नहीं रहना चाहते, हम अपने हुनर को मांझना चाहते हैं, उसमें कुशल होना चाहते हैं। ये लगातार सुधार करने की, बेहतर होने की एक ललक है। जैसे कोई संगीतकार रोज घंटों रियाज करता है,
या कोई शेफ है, वो नई रेसिपी पर तब तक काम करता रहता है जब तक वो एकदम सही न बन जाए। ये वही इच्छा है। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। यही निपुणता की प्यास है और यही हमें मुश्किल चुनौतियों को अपनाने, मेहनत करने और असफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात मिल जाए। स्रोत के अनुसार निपुणता हासिल करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो? पहला, अभ्यास, प्रैक्टिस, लगातार और ध्यान लगाकर। दूसरा, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि इसमें समय लगता है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। कभी ये ना मानना कि भाई अब तो मैं सब जान गया हूं। और स्रोत में एक बहुत, मुझे लगता है, महत्वपूर्ण बात कही गई है कि निपुणता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। अंग्रेजी में शायद एसिम्प्टोट शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बिल्कुल, एसिम्प्टोट। आप उसके करीब पहुंच सकते हैं, बहुत करीब, लेकिन उसे कभी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते। हमेशा और बेहतर होने की गुंजाइश रहती ही है। क्या यही बात इसे इतना प्रेरक बनाती है? हाँ, कि ये कभी खत्म नहीं होता? हाँ, काफी हद तक, क्योंकि ये सफर कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ये लगातार प्रेरणा का स्रोत बना रह सकता है। इसमें वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है ना, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो होना बहुत जरूरी है। यानी ये मानना कि आप मेहनत और अभ्यास से अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसका व्यावहारिक सबक क्या है कि सिर्फ घंटों तक अभ्यास करना काफी नहीं है, बल्कि जानबूझकर अभ्यास, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। अच्छा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। हाँ, उसकी जरूरत होती है। मतलब अपनी कमियों पर ध्यान देना, फीडबैक लेना और खुद को लगातार अपनी आरामदायक स्थिति से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना। और ये किसी भी फील्ड में लागू होता है। खेल हो, कला हो, प्रोग्रामिंग हो, बिजनेस हो, कोई भी हुनर हो। और इस प्रक्रिया से जो संतुष्टि मिलती है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। तो हमने समझी स्वायत्तता, यानी अपने काम पर नियंत्रण, और निपुणता, बेहतर बनने की इच्छा। ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली अंदरूनी प्रेरक लगते हैं। अब तीसरा स्तंभ है उद्देश्य, पर्पस। ये इन सब से कैसे जुड़ता है? उद्देश्य तब आता है जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा जो काम है वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने या कोई टास्क पूरा करने से कहीं ज्यादा है। जब हमें लगता है कि हमारा काम किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा है, किसी बड़े मिशन से, या किसी ऐसे मकसद से जुड़ा है जो हमसे भी बड़ा है, तब हमें उद्देश्य की भावना महसूस होती है। ये वो क्यों है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो वाई। स्रोत में वो जो 2 कर्मचारियों वाला उदाहरण था, वो इसे काफी अच्छे से समझाता है, मुझे लगता है। हाँ, कौन सा? एक जो सोचता है कि वो सिर्फ ईंटें लगा है, और दूसरा जो सोचता है कि वो एक सुंदर कैथीड्रल बना रहा है, या वो प्रोडक्ट बेचने और जिंदगी बेहतर बनाने वाला। हाँ, बिल्कुल। एक सोचता है मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, दूसरा सोचता है मैं लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ। काम शायद एक ही हो, हाँ, पर दोनों की प्रेरणा में, उनकी संतुष्टि के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल। जो दूसरा व्यक्ति है वो उद्देश्य की भावना से प्रेरित है। जब लोगों को लगता है कि उनके काम का कोई मतलब है, कि वो दुनिया में कुछ, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, कुछ सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और ये सिर्फ कोई दान पुण्य वाले कामों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी नहीं, किसी भी काम में उद्देश्य ढूंढा जा सकता है। चाहे वो ग्राहकों की समस्याएं हल करना हो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना हो, अपनी टीम के लोगों की मदद करना हो, या समाज की किसी जरूरत को पूरा करना हो। और इसका व्यावहारिक असर क्या होता है? मतलब क्या उद्देश्य सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराता है, या इसके कुछ ठोस फायदे भी हैं कंपनियों के लिए या हमारे लिए? नहीं, इसके बहुत ठोस फायदे हैं। स्रोत बताता है कि उद्देश्य हमारी प्रतिबद्धता को, हमारे कमिटमेंट को गहरा करता है। अच्छा। जब हमें पता होता है कि हमारा काम क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम मुश्किल समय में भी आसानी से हार नहीं मानते। यह हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये हमारी ऊर्जा और हमारे उत्साह को भी बढ़ाता है। उद्देश्य लोगों को सिर्फ अपनी नौकरी से नहीं, बल्कि अपने पूरे संगठन से, उसके लक्ष्यों से भी जोड़ता है। हाँ, आजकल बहुत सी कंपनियां अपने मिशन स्टेटमेंट वगैरह पर बहुत जोर देती हैं। बिल्कुल, इसीलिए देती हैं ताकि कर्मचारियों को उद्देश्य की भावना महसूस हो सके। हालांकि ये तभी काम करता है जब ये सिर्फ कहने की बात ना हो। हाँ, बिल्कुल, जब वो असलियत में झलके। जी, जब वो कंपनी के कामों में, कल्चर में दिखे। तो संक्षेप में कहें तो प्रेरणा 3.0 का मंत्र हुआ स्वायत्तता प्लस निपुणता प्लस उद्देश्य, है ना? बिल्कुल। जब ये तीनों मिलते हैं, तब लोग न केवल अपना बेस्ट देते हैं, बल्कि उन्हें अपने काम में एक गहरा मतलब और संतुष्टि भी मिलती है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर पिंक का मॉडल जो है, वो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। चलिए,
अब इन सब बातों को समेटते हैं, इसके जो व्यवहारिक निहितार्थ है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और जो मुख्य सीख है, की लेसन्स, उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सबक क्या है जो हमें इस पूरी चर्चा से लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, जिसे स्रोत बार बार जोर देकर कहता है, सिर्फ पैसा या दूसरे बाहरी इनाम जैसे बोनस, अवार्ड्स, ये खासकर उन कामों के लिए जिनमें रचनात्मकता, सोच विचार या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है, हाँ, लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा और ऊंचे प्रदर्शन के लिए काफी नहीं है। पैसा जरूरी है, हाँ, ये बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, लोगों को लगता है कि उनके काम की कद्र हो रही है, ठीक है, फेयरनेस वाली बात। बिल्कुल, लेकिन ये प्रेरणा का मुख्य इंजन नहीं है, खासकर तब जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हों। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो प्रेरणा 2.0 वाला मॉडल था वो पूरी तरह बेकार हो गया? गाजर और छड़ी का अब कोई फायदा नहीं? ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। पिंक भी मानते हैं कि जो बहुत ही नियम वाले मैकेनिकल काम है, जहाँ क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ बाहरी इनाम शायद अब भी कुछ हद तक काम कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे काम लगातार कम होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है, ऑटोमेशन वगैरह की वजह से। जी, आज के ज्यादातर कामों के लिए और आने वाले कल के कामों के लिए प्रेरणा 2.0 नाकाफी है। आधुनिक सफलता का जो नुस्खा है वो आंतरिक प्रेरणा में छिपा है। अच्छा, तो मुख्य विचार यही है कि लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा, लॉन्ग टर्म ड्राइव, उसका समीकरण है स्वायत्तता प्लस निपुणता प्लस उद्देश्य। ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली कॉकटेल बनाते हैं जो लोगों को न केवल बेहतर काम करने बल्कि अपने काम से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। और ये सिर्फ दफ्तर या काम की ही बात नहीं है ना, ये सिद्धांत तो मुझे लगता है जीवन के हर पहलू पर लागू होते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसे अपनी पढ़ाई पर लागू कर सकते हैं, अपने शौक पर, अपनी सेहत पर, यहाँ तक कि अपने रिश्तों पर भी। कैसे? सोचिए, आप कोई शौक इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको उसमें महारत हासिल करने में मजा आता है, वो निपुणता है। हाँ। आप शायद वीकेंड पर कुछ वॉलंटियर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी अच्छे काम में योगदान दे रहे हैं, वो उद्देश्य है। ठीक है। आप अपने वीकेंड पर क्या करना है ये खुद तय करना चाहते हैं, वो स्वायत्तता है। हाँ, सही बात है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन में जो सच्ची संतुष्टि है, फुलफिलमेंट, वो तब मिलती है जब हम सिर्फ बाहरी सफलताओं जैसे पैसा, पद के पीछे भागने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर, ग्रोथ पर, हाँ, ग्रोथ पर और योगदान पर, कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देते हैं। और ये दोनों ही आंतरिक प्रेरणा के पहलू हैं। तो निचोड़ ये निकलता है कि अगर हम या हमारे संगठन वाकई लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, छात्र हों या हम खुद ही क्यों ना हो, तो हमें वो पुराने गाजर और छड़ी वाले तरीकों से आगे देखना होगा। जी। और उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमें अंदर से, गहराई से प्रेरित करती हैं। आपने एकदम सही सारांश दिया। वो पुराना इनाम, दंड वाला मॉडल अब उतना कारगर नहीं रहा। आधुनिक दुनिया में व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के लिए आंतरिक प्रेरणा यानी स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करना कहीं ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ रास्ता है। और सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, शायद ज्यादा संतोषजनक भी। बिल्कुल, ये न सिर्फ बेहतर नतीजे देता है बल्कि लोगों को ज्यादा खुश और संतुष्ट भी बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि सच्ची, गहरी और टिकने वाली प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है। ये तब पनपती है जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन और काम की बागडोर खुद संभाल सकते हैं, वो स्वायत्तता। जब हमें किसी चीज में लगातार बेहतर होने का जुनून होता है, वो निपुणता। और जब हमें महसूस होता है कि हमारा काम किसी बड़े और सार्थक लक्ष्य का हिस्सा है, वो उद्देश्य। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, इन सिद्धांतों को समझना और फिर इन्हें अमल में लाना ये किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ। चाहे कोई टीम लीडर हो जो अपनी टीम का प्रदर्शन सुधारना चाहता हो, कोई व्यक्ति हो जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हो, या कोई भी जो अपने जीवन में ज्यादा संतुष्टि और मतलब ढूंढ रहा है। इन तीनों स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य को बढ़ाने के तरीके खोजना एक बहुत सार्थक प्रयास है। ये वाकई प्रेरणा को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया है। इसने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अक्सर कितने गलत तरीकों से खुद को और दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, ये आम बात है, इसमें कोई शक नहीं। और शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, इन तीन स्तंभों को जानने के बाद स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य अपने रोजमर्रा के काम या जीवन में
ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? छोटा सा बदलाव। हाँ, बस एक छोटा सा कदम, हाँ। जिससे इनमें से किसी एक को बस थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ हिलाना है। सही। कभी कभी अपने काम करने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव करना, हाँ। कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा समय निकालना, या बस अपने काम के बड़े मकसद को एक बार फिर से याद करना, ये भी प्रेरणा में एक नई जान फूंक सकता है। तो वो छोटा कदम क्या हो सकता है?